डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर का जो समापन हम लोगों ने किया था, एंडिंग किया था, उसमें आपको बताया गया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस बताए गए थे, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। और हमने आपसे कहा था कि इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के हेल्प से बेसिकली आज का जो टॉपिक है, कल ही आपको इंडिकेट कर दिया था कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किस तरीके से हम दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज कि इसी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम किसी दिए गए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस तरीके से हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम लोग आज डिस्कशन में लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस कंसेप्ट जो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम आपके सामने दोहरा देते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस में बेसिकली 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आपके सामने बोले गए थे। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में जो पहला आपसे सेंटेंस कहा गया कि वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज, मतलब दिए गए मैट्रिक्स के किन्हीं भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मैंने किन्हीं भी दो रो में पारस्परिक बदलाव कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है A इक्वल्स 1 2 3 2 3 4 3 4 1, तो आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप रो बोलते हैं, रो कहते हैं आप। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड है ये भी आप रो कहते हैं। ये थर्ड लाइन जो पृथ्वी के समानांतर है इसे भी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी क्या बोलते हैं, रो। तो तीनों ही लाइन को आप, जो तीनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन से उन्हें आप रो कह रहे हैं। अब क्योंकि 1 2 3 लाइन तो इनका नामकरण भी आपको करना होगा, तो इसको हम लोग कह देते हैं R1, दूसरे हॉरिजॉन्टल रो को नाम दे देते हैं R2 और तीसरे वाले हॉरिजॉन्टल रो को नाम दे देते हैं R3। इस तरीके से हो गया। अगर ऊर्ध्वाधर लाइन को देखेंगे जो आपका ये इस तरीके से है, तो इसको आप कॉलम कहते हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड कॉलम। अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसे C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे और तीसरी लाइन को आप C3 कहेंगे। क्योंकि हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकसिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ रो के लिए इंडिकेशन दिया है R1 R2 R3। अगर एक रो और होता तो उसको नाम देते हैं हम लोग R4। इस तरीके से ढेर सारा नाम आप कर सकते हैं, जितने रो होंगे उनको एक तरीके से नॉमिनेट कर सकते हैं, R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन। अब आपको ये तो आपसे ये कहा गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूपांतरण, रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्म करना, पारस्परिक बदलाव। तो पहला क्या बताया गया, पहला आपको बताया गया था एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज, नॉट चेंज, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है पारस्परिक बदलाव और चेंज का मतलब पूरी तरह बदल दो। तो पूरी तरह बदलने की बात नहीं हो रही है, कहा जा रहा है एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज। तो अगर आप आवश्यकता समझते हैं, आप R2 और R3 को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो R2 लिख लीजिए और R3 लिख लीजिए। कहिए R2 को हम किसकी जगह ले जा रहे हैं, R3 की जगह। तो R2 के जो एलिमेंट हैं, R2 के जो एलिमेंट्स हैं, R2 के जो एंट्रीज हैं कौन कौन है, 2 3 एंड 4, इनको किसकी जगह आप ले लिखेंगे, R3 की जगह। लेकिन ये तो कहा R2 गोज टू R3, और जबकि आप बोल रहे हैं पहली प्रॉपर्टी है कि एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज, तो अभी तो खाली R2 को R3 में बदला, तो R3 कहाँ जाएगा, तो R3 कम्स इन द प्लेस ऑफ R2। अब इसको पढ़ेंगे क्या, ये सिग्निफिकेंस बन गया। इसको पढ़ेंगे क्या, समझने के लिए क्या समझेंगे कि इंटरचेंजिंग R2 एंड R3 सेंटेंस में बोला जाएगा। सेंटेंस आप बोलेंगे तो जैसे मैं कह रहा हूं
कि इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, ये प्रॉपर्टी कि एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज। बट जब मैथमेटिकली सिग्निफिकेंस के रूप में लिखेंगे तो कहेंगे R2 गोज ऑन R3 एंड R3 गोज ऑन R2। इस तरीके से मतलब इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। मतलब अगर इसको यहाँ पे लिखना भी चाहेंगे तो A आपका क्या हो जाएगा 1 2 3, और R3 R2 किसकी जगह आएगा R3 की जगह, तो ये 2 3 4 किसकी जगह लिखेंगे R3 की जगह, ये लिख दिया। और R3 को किसकी जगह लिखेंगे आप R2 की जगह, तो 3 4 1 किसकी जगह आ जाएगा 2 3 4 की जगह, तो हो गया 3 4 1। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरचेंज एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई थी कि किसी भी रो में कितने रो हैं 3 रोज, एक R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, कि किसी भी रो में हम नॉन जीरो स्केलर से, स्केलर में से क्वांटिटी, ए फिक्स क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज, तो किसी भी रो में हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो स्केलर क्या होना चाहिए नॉन जीरो। अब अगर आप चाहते किसी भी रो में आपकी इच्छा है R1 में मल्टीप्लाई करने की, तो पहले तो R1 लिखेंगे, कहेंगे R1 गोज टू, R1 गोज टू, ये सिग्निफिकेंस बना दिया। और करना क्या चाहते हैं R1 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 3 लिख देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना तो 4 लिख देंगे, R1 गोज टू 4R1। 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कहेंगे R1 गोज टू 1/2 इंटू R1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अगर वर्किंग करके देखना तो देखिए वर्किंग में देख लीजिए, R1 में कितने इंटीज है 3 इंटीज 1 2 एंड 3, और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और बाकी सारे रोज एज सच आप राइट डाउन कर देंगे। इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, जितना आपने कहा उतना आपने कर दिया। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जो आपको याद दिला रहे थे। तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताया गया था कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरे रो के साथ ऐड किया जा सकता है। किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे हम दूसरे अन्य किसी रो के साथ ऐड कर सकते हैं। देखा जाए इसको बात क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए आप कहने जा रहे हैं R1 गोज टू, तो पहले जो आप कह रहे हैं वो तो आप लिखेंगे R1। आप कह रहे हैं R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसे R1 के साथ ऐड करना चाहते हैं। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसे हम R1 के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि क्या बोले हैं आप उसको ध्यान से सुनिएगा। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसे हम R1 के साथ ऐड करना चाहते हैं। इसका मतलब परिवर्तन किस में ला रहे हैं आप R1 में, और अगर परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन R1 में ला रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे R1 गोज टू, मतलब R1 में बदलाव होने जा रहा है। R1 गोज टू, R1 इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, R1 रूपांतरित होने जा रहा है किसमें R1 प्लस 2R2 में। तो वर्किंग क्या हो गई, कहा A इज इक्वल टू R2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो इसमें जब R2 का पहला एलिमेंट क्या है 2, तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, किसके साथ ऐड करना R1 के साथ, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। क्लियर। दूसरा फिर R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 3, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 से, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ऐड किसके साथ कर रहे हैं 2 के साथ, तो 6 + 2 क्या हो गया 8 हो गया। फिर R2 का तीसरा एलिमेंट क्या है 4, 4 में किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 4 2 जा 8, ऐड किसके साथ कर रहे हैं 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 11। ओके। और R2 में कोई बदलाव आप नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन R2 में नहीं ले रहे हैं, R3 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, ये लिख दिया। तो ये अगर आपको ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको कल बताए गए थे आज लिख करके आपको दिखाए गए, ये बातें अगर आपके समझ में आ गई हैं तो अब आपको मैट्रिक्स में कोई ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। बेसिकली आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन
सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मली 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे हम दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं। इट्स ओके, ठीक। अब इनकी हेल्प से पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एक दिए गए मैट्रिक्स को हम किस तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, एग्जांपल ले लिया, एक मैट्रिक्स लिखा A इक्वल्स 1 2 3 2 3 1 2 3 इस तरीके से लिख दिया। 5 7 1 2 देखा जाए, एक पहली रो लिखा हुआ 1 2 3, सेकंड रो है 2 5 7 और थर्ड रो है 3 1 2। कुल मिला के ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए 1 2 3। तो 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स हो गई, मतलब 9 एलिमेंट्स आ गए आपके सामने। आपको यह भी मालूम है कि इस मैट्रिक्स को, दिए गए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले तो हमें यह समझ में आया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते किसे हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद आएगी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, पहली शर्त, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकेंगे यदि उस मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के बिलो जितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब क्या हों, जीरो। तो पहली शर्त लगी हुई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब जो मैट्रिक्स हम पाना चाहते हैं, जिसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ले जाना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो मैट्रिक्स है, चूंकि 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये देखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम आपके सामने लिख दे रहे हैं 1 2 3 0 1 2 0 0 2 इस तरीके से लिख दिया। यहाँ देखेंगे ये भी एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसका प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल क्या है 1 1 2 और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। हाँ देखिए इनको एक ट्रायंगल में भर दिया है ताकि आप समझ सके ट्रायंगुलर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि लीडिंग डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और इसको हम लोगों ने कहा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मत समझिए कि अपर ट्रायंगुलर का मतलब इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर बनेगा। ये ट्रायंगल जो बना हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अगर इसी का डायरेक्शन बैकवर्ड होता, उसके अंदर के सारे एलिमेंट जीरो होते, डाउनवर्ड होता डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते। तो ये तो अपर ट्रायंगुलर, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को इसके जैसा हम बनाना चाहते हैं। इट इज गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वी वांट दिस। तो ये हमारे पास है, ये हम पाना चाहते हैं। बीच की डिस्टेंस कैसे तय होगी, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारा असिस्ट करेगा। तो हमको असिस्ट किस तरीके से करेगा, जरा सा देखा जाए। हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं हम कि 1 मिले हमको। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहते हैं, 1। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देखिएगा क्या हो गया, 1 यहाँ है। इसका मतलब इतनी तो खुशी आ सकती है, बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। इट्स ओके। अब आपको देखिएगा समझना होगा कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0। इसका मतलब हम इस 2 को भी 0 बनाना चाहते हैं और 3 को भी 0 बनाना चाहते हैं। उधर टारगेट है, इधर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को टारगेट पे ले जाके हिट करना है। तो चलिए हिट करते हैं। तो इसका अंदर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहते हैं, 0। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहते हैं, 0। अब इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0। 2 अपने आप 0 बनेगा नहीं, 3 अपने आप 0 बनेगा नहीं।
इतना तो आपको मालूम है कि 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वह 0 बनेगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वह क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो अब इसको तो कहा R2 गोज टू R2, पहले ये लिख दिया, ये करना चाहते हैं हम R3 गोज टू R3, इट्स ओके। इतनी बात अगर समझ में आ गई, अब करना क्या है, इसको हम 0 बनाना चाहते हैं विद द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन बताए गए उसमें एडिशन की बात किया गया, मल्टीप्लिकेशन की बात किया गया, कहीं सब्ट्रैक्शन की भी बात हुई थी नहीं। तो थोड़ी सी हमें जो समझते हैं आप समझिए, लेकिन थोड़ी सी हमें होशियारी करनी पड़ेगी कि हम इसको लिख रहे हैं R2 गोज टू R2 प्लस, मतलब 2 प्लस, लेकिन 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 0 बनेगा, तो यहाँ लिखा -2। और हेल्प किसको लिखेंगे, जिसको सर्किल में लिया है, सर्किल का एलिमेंट किस रो का है, फर्स्ट रो का है, तो लिखा क्या R1। अब R2 प्लस -2 R1, आप समझ सकते हैं, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, सीधे आप कर रहे हैं R2 -2 R1, मतलब 2 - 2 दैट इज 0, यही आपको करना है। अब ये 3 कैसे 0 बनेगा, ये 3 किस में है, R3 में, लेकिन R3 का पहला एलिमेंट क्या बनाना चाहते हैं, 0, ये पाने के लिए। तो अगर ये 0 बनाना चाहते तो 3 अपने आप तो 0 बनेगा नहीं, कि आप इंतजार करिए अपने आप 0 बन जाएगा, जाहिर सी बात है आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होते कितने हैं, ये तो मेडिकल साइंस है नहीं, तो दुनिया भर के ऑपरेशन होंगे, कैंसर का है, फोड़े का है, फुंसी का है, सबका ऑपरेशन होगा। यहाँ तो सिर्फ 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बस 4 ऑपरेशन। सोचिए कितना अच्छा सा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब सोचिए ये 3 0 कैसे बनेगा, तो 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ऑपरेशन क्या लगाया आपने, माइनस। लेकिन चूंकि रो ऑपरेशन में जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए गए हैं उसमें माइनस नहीं आता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर, तो पहले हमने प्लस बनाया, फिर लिखा -3, और किसका यूज करेंगे, R1 का, ध्यान रखना होगा किसका यूज करेंगे, यहाँ टिक लगा दिया R1, फिर दिया R1, ये हो गया। अब आप वर्किंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, एक साइन लगा दिया इक्विवेलेंट का, ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का साइन क्यों लगाया है उसके लिए देखिएगा, यहाँ रीजन आपके सामने पहले लिख दिया कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती क्या है। क्या गया, इफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, इफ ए मैट्रिक्स बी, टू में से, इफ ए मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय 1 or more than 1 E operations, then B is said to be equivalent to A. The symbol this stands for equivalent, is used for equivalence, and we write A is equivalent to B. मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, जब इस मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और एक से ज्यादा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का लगातार यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में जो नई मैट्रिक्स मिलती है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स ए। अब इसके इक्विवेलेंट ये क्या मिलने जा रही है, दूसरे मैट्रिक्स, क्योंकि आपने ऑपरेशंस लगाना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना शुरू कर दिया, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 माइनस, पहले तो फर्स्ट रो में तो कुछ कर ही नहीं रहे, R1 तो कहीं लिखा, तो ये लिख दिया 1 2 3। R2 के लिए आपने कहा R2 गोज टू R3 गोज टू, इसका मतलब सारा परिवर्तन किसमें करने जा रहा है, R2 में, इसमें भी परिवर्तन करने जा रहे हैं R3 में, तो कहा क्या रहे हैं R2 -2 R1। तो आपके सामने ये लिख के हम समझा रहे हैं R2 में क्या क्या लिखा हुआ है, R2 में फर्स्ट एलिमेंट है 2, सेकंड एलिमेंट है 5, और थर्ड एलिमेंट क्या है 7। ये आपको समझने के लिए एक बार लिख दिया, धीरे धीरे आप तेजी से करने लगेंगे। फिर आपने लिखा प्लस, प्लस लिख दिया सबके साथ प्लस, सिंपल सी मैथमेटिक्स। -2 लिखा हुआ, -2 लिख दिया, -2 लिख दिया, -2 लिख दिया, क्या दिक्कत है भाई। फिर क्या लिखा R1, R1 में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, तो सक्सेसिवली उनको लिखिए 1 2 एंड 3। अब इनको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान है, 2 प्लस माइनस क्या होगा, -2 × 2 4, अब 2 - 4 की तरह, सॉरी 5 है ये, 5 - 4 कितना होगा वो आप बता सकते हैं, 1 होगा।
यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 7 माइनस लिख दिया और 2 इंटू 3 6 आ जाएगा और 7 माइनस 6 कितना होगा 1। अब इतनी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, क्लास 2 की मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा सावधानी से आप इसको करेंगे तो कहीं गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसका मतलब R2 जो कि 257 था, देखिए 257 था, और अब यह R2 इस ऑपरेशन के करने के कारण किसमें चेंज हो गया 0 1 1 में। तो R2 की जगह क्या लिख दिया 0 1 एंड फिर क्या लिख दिया 1। अब अगर ये भी बात समझ में आ गई तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। फिर आपके सामने है, आपने कहा R3 को भी ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे R3, तो R3 है क्या 312, नहीं समझ में आता ऐसे लिख लिया करिए 312। फिर क्या लिखा गया प्लस, प्लस लिख दिए, रफली आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस प्लस। फिर यह माइनस लिखा हुआ तो आप भी ब्रैकेट में -3 लिख दीजिए, देखिए कितनी आसानी से आप लिख सकते हैं -3, ये लिख दिया। फिर R1 लिखा, R1 में देखेंगे क्या लिखा 1 2 3, तो सक्सेसिवली उनको लिखिए 1 2 3। अब आप कैलकुलेट करिए, क्लास सेकंड स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स लगाइए, 3 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3, यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, यह हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 9। अब 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, 2 माइनस 9 माइनस 7, इट्स ओके। तो हो गया 0 माइनस 5 माइनस 7। अब थोड़ा सा आप मुस्कुरा सकते हैं कि जो आप करने जा रहे थे अगर ये बात समझ में आ गई है तो मुस्कुराहट आपको इसलिए आनी चाहिए कि आपको ये मैट्रिक्स दी गई थी और इसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन मालूम थी कि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो चलो भाई यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट्स है लेकिन उसके नीचे क्या है सब जीरो है, तो यहाँ भी तो आपका ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा, उसके नीचे क्या हो गया जीरो जीरो हो गया। तो लग रहा है कुछ हद तक हम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट वह पाने के लिए क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि यह एलिमेंट क्या आ जाए जीरो आ जाए, तो इसको जीरो बनाना है। अब इसको जीरो बनाने के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे, सेकंड रो की, फर्स्ट रो की हेल्प बंद, अब ये कट। अब सेकंड रो की हेल्प लेकर के हम थर्ड रो की जो टारगेट में ले रहे हैं उसको हम जीरो बनाएंगे, जिसे भी टारगेट में ले रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ भी 1 है और इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना है जीरो। ये किस रो में है जिसको जीरो बनाना है, थर्ड रो में। तो आप कहेंगे R3 गोज टू R3, क्योंकि परिवर्तन किस में करना है R3 में, इसलिए कहा R3 गोज टू R3, मतलब R3 को हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। साइन किसकी हो गई, गोज टू का मतलब क्या, ट्रांसफॉर्म करना, रूपांतरित करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं कि -5 को जीरो बनाने जा रहे हैं। तो -5 जीरो कैसे बनेगा, आप स्वतः सोचिए कौन सा ऑपरेशन लगेगा, प्लस कितनी बार ऐड करना होगा 5 टाइम, -5 में 5 ऐड करेंगे तब जीरो बनेगा, तो लिख दिया 5। यूज किसका करना है, जिसको सर्किल में डालना है, किसको डाला 1 को, तो ये किस रो में, सेकंड रो में, तो ये आपने कह दिया R को। तो चलो भाई फिर एक नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी 1 2 3, पहले रो में कुछ कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, खाली यही तरह आपने लिखा है। सेकंड रो में भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो 0 1 1 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब आपने कहा R3 प्लस 5 R2 नहीं समझ में आता तो आपको लिख के बताया था तरीका कैसे आप करेंगे कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन। R3 लिखा होता है, R3 के सारे एलिमेंट्स को पहले लिख जाइए लाइन से, 0 -5 -7, फिर क्या लिखा प्लस, तो यहाँ भी प्लस लिख दीजिए, यहाँ भी प्लस लिख दीजिए, यहाँ भी प्लस लिख दीजिए। फिर क्या लिखा हुआ 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर R2 क्या है 0 1 1, क्रमशः लिखिए जिस तरीके से कहा गया 0 1 1 हो गया। अब आप जो सिंपल कैलकुलेशन करें 0 प्लस 5 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0, -5 प्लस 5 इंटू 1 5 और -5 प्लस 5 क्या हो जाता है 0, ये क्या हो गया -7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -2, तो हो गया 0 0 -2, तो हो गया 0 0 -2 इतना। अब आप देखिए कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या उसके जैसा बने, तो साथ आप देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स ही हो गए और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए जीरो हो गए। इसका मतलब दिया गया मैट्रिक्स किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो पहला टारगेट, पहला प्रॉब्लम यही था कि जो आपके सामने एग्जांपल लिया गया कि ट्रांसफॉर्म द गिवन मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपने कर लिया, देखिए 3 स्टेप्स का वर्क था, सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक दूसरी हम लोग वर्किंग करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो, by using elementary row transformations, transform the given matrix, transform the given matrix into a unit matrix। एक मैट्रिक्स आपके सामने दे रहा है, लिखा फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो लिख दिया 2 4 10 और थर्ड रो लिख दिया 3 8 4, ये लिख दिया। और कहा इस दिए गए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से किस में बदलना है, इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स। अब आपको ये तो दिया गया प्रॉब्लम है, इसके सलूशन पर आप आएंगे तो जो दिया गया है उसको तो आपको लिखने में कोई कोताही नहीं होगी। ये हो गया 1 2 3 2 4 10 3 8 4, ये आपने लिख दिया। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं? तो आप कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले यूनिट मैट्रिक्स कहते किसे हैं वो तो याद आए। यूनिट मैट्रिक्स कहते किसे हैं? तो आपने डेफिनेशन दिया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हों, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हों और रिमेनिंग सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, 0 हों। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स हो तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सी है, यह भी 3x3 की एक मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 है, मुख्य विकर्ण जिसको आप बोलते हैं। तो प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 और उसके बिलो और इसके अबव सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, इस मैट्रिक्स को ऐसा बनाना चाहते हैं। बनाने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी हम जानते हैं, ओके। तो अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म, तो आप चाहते क्या है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 मिले, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है, इसका मतलब इससे तो कम से कम नहीं बनाना है, ये तो खुशी की बात है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो हम सोचते कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं जिससे हम इसे 1 बना सकें। तो अभी तो ये फर्स्ट 1 है तो 1 है आपके सामने, ये हो गया। अब इसके हेल्प से इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो 0 बनाना है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए हम इसके हेल्प से 0 बनाएंगे। तो ये 2 और 3 को क्या बनाना है, 0। तो ये किस रो में है, सेकंड रो, और ये किस में है, थर्ड रो में। तो कहा R2 गोज टू R2 माइनस 2 R1। हेल्प किसकी लेना है, जिसको सर्किल में डाला है, सर्किल वाला किस में है, फर्स्ट रो में, इसकी हेल्प लेना है। R3 गोज टू, ये मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने, यहाँ लिखते हैं R2 गोज टू R2 माइनस 2 R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 3 R1। 3 में से 3 सेपरेट करेंगे तभी 0 होगा, लेकिन हेल्प किसकी लेना, R1। जो आप सोच रहे हैं वो करिए। अब आप ये कर लेंगे 1 2 3,
अब कह रहा है 2R1, 2 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा 0, 4 में से 4 निकालेंगे क्या आएगा 0, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 4 0 हो जाएगा। 10 - 6 इसमें किससे मल्टीप्लाई किए 2 से, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, ये आ गया आपका। फिर 3 - 3 क्या हो गया 0, फिर 8 - 6 क्या हो गया 2, फिर 4 - 9 क्या हो जाएगा 4 - 9 दैट इज इक्वल टू -5। चलिए भाई इतनी तो बात हो गई, ये दोनों जीरो बन गए। अब आप क्या चाहते हैं, अब आप चाहते हैं सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या चाहते हैं 1, और यहां पे देखिए है क्या 0, तो इसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप फर्स्ट रो का करते हैं इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि R2 और R3 को अगर इंटरचेंज करते तो यहाँ 2 आ जाएगा, और अगर यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 को बाद में हम आसानी से 1 बना सकते हैं। तो जरा सा देखा जाए का इंटरचेंजिंग R2 एंड R3 पहली प्रॉपर्टी का यूज किया, और यहाँ देखिएगा हमने माइनस लिख दिया है, लेकिन आपको समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ एडिशन तो +-2 लिखते, +-3 लिखते थे, लेकिन सीधे लिख दिया। तो R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3। R3 को किसकी जगह R2 की जगह, तो 0 2 -5, और ये हो गया R2 को किसकी जगह ला दिया R3 की जगह, तो 0 0 4, इतना आ गया। अब अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो चलिए भाई ये तो 1 बना है, अब इसको 1 बनाना है, तो 2 को 1 कैसे बना सकते हैं। तो आपके पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में एक प्रॉपर्टी और है कि किसी भी रो में आवश्यकता पड़ने पर हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस सेकंड रो में हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 क्या है एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो रेशनल बट नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो अगर इस सेकंड रो में हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 1 बन जाएगा, और अगर ये 1 बन गया तो हमारा पर्पज कुछ हद तक आगे बढ़ेगा। तो अब इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं, क्या नेक्स्ट का R2 गोज टू 1/2 इंटू R2, ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वलेंट टू 1, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं 1 2 3 0 1, और यहाँ हो जाएगा -5/2, और ये हो गया आपका 0 0 4। क्या किया है आपको समझ में आना चाहिए, कहा है R2 गोज टू, R2 में 1/2 से गुणा किया है, तो 0 में 1/2 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -5 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 आएगा। तो चलो भाई ये 1 था, इसके नीचे सारे 0, ये 1 है इसके नीचे 0। देखिएगा किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन देखिएगा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन हमेशा बात कर रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। तो ये 1 0 0 बनाया, इसको 1 बनाया, अब इसके नीचे 0। अब किसकी बार आई, इसकी बारी आई, यहाँ भी क्या चाहिए 1 चाहिए, तो यहाँ क्या है 4, लेकिन चाहिए क्या हमको 1 चाहिए, तो ये 4 1 कैसे बनेगा, तो आप सीधे सोच सकते हैं कि अगर 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 तो बन जाएगा, और ये करने का राइट हमारे पास है। तो कहा फिर का R4 गोज टू 1/4 इंटू R4, ये कर दिया। अब जब ये करेंगे तो अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी 1 2 3 0 1 -5/2, और फिर हो गया 0 0 1, इतना आ गया। चलो भाई इतनी खुशी तो आई कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो गए, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0। लेकिन यहाँ देखेंगे इसके ऊपर भी तो सब 0 है। अब पहले आपको डायरेक्शन समझा, किस डायरेक्शन में हम लोग गए, लेफ्ट टू राइट गए, लेकिन सारा काम किसके किया, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। अब यही चीज जस्ट रिवर्स लगाएंगे, ऊपर जाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, और डायरेक्शन हमारा क्या होगा राइट टू लेफ्ट, ऐसे आएंगे। तो इसका था अब इस 1 के हेल्प से पहले इन दोनों को टारगेट में लेंगे क्या बनाने के लिए 0। तो पहले ये किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो कहेंगे R1 गोज टू R1 -3, और हेल्प किसका लेना है 1 का, 1 किस रो में थर्ड रो में, तो 3R3 लिखा है। फिर R2 गोज टू, इसको -5/2 को 0 बनाना है, लेकिन हेल्प किसका लेना R3 के, तो पहले तो R2 ये लिख दिया, इसको बनाना क्या है 0, -5/2 अपने आप 0 बनेगा नहीं, इसमें ऐड करना पड़ेगा कितना, -5/2 में +5/2 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो +5/2 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया R3।
ये हो गया। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 2 3 0 1 0, अरे सॉरी 3 नहीं 0, और ये हो गया 0 0 1, ये हो गया आपका। देखेंगे अब यहाँ तक आपका बन गया। अभी एक को खाली 0 बनाना, मतलब इसको क्या बनाना है 0 2 को 0 बनाने के लिए अब इसकी हेल्प से इसके ऊपर वाले इसको 0 बनाते हैं। तो इसकी हेल्प से इसके ऊपर वाले 0 बनाएंगे। किस रो में है? R1 में। कहा R1 गोज टू R1, ये 0 बनेगा कैसे? जब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हेल्प किसका लेना है? R2 का, तो ये लिख दिया हमने R2। तो अब ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आपका। देखेंगे यह दिया गया मैट्रिक्स ए अब किस में कन्वर्ट हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो दिए गए मैट्रिक्स को हम किस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम आपके सामने इस तरीके से आ गया। फिर आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम दिए गए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपके सामने एक समस्या सामने आई, उसको आपने निराकरण कर लिया कि किस तरीके से करना है। पहले हमको प्रिंसिपल डायगोनल से शुरुआत करना, उसके बिलो जाना, फिर लेफ्ट टू राइट जाते हुए फिर राइट टू लेफ्ट आ जाएंगे। फिर आगे भी हम लोग डिस्कशन कर सकेंगे। देखेंगे थोड़ा सा इसको मैंने लिख दिया है, इसके बाद हम लोग कल करेंगे कि इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी दिए गए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हमने बात किया, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो n x n का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होने के लिए डेफिनेशन क्या होती है वो आपको मालूम है कि जो दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, नॉट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का क्या निकालें? डिटर्मिनेंट निकालें। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पर रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब वह मैट्रिक्स क्या है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? और अगर उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर वह 0 नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इक्वल साइन को काट दिया तो क्या पढ़ते हैं? नॉट इक्वल टू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में कहते हैं इसका मतलब दिया गया जो मैट्रिक्स है वह क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ जो आपके सामने लिखा है इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स किस प्रकार के मैट्रिक्स का हम निकालते हैं, पहले ये तो समझना था आपको कि सिर्फ उसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो नंबर एक क्या हो? नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हो। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दी गई मैट्रिक्स क्या है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आपसे कहा क्या गया उसको भी देख लीजिए। क्या गया? इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। निकालेंगे कैसे, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। क्या गया? ए इज इक्वल टू आई ए। पहले हम दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख देंगे, ए इक्वल्स आई ए। आई क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस प्रकार की आइडेंटिटी मैट्रिक्स? जिस प्रकार की मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है जिसका इनवर्स निकालना है, ये जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर यह मैट्रिक्स ए जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई है वह 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो राइट हैंड साइड की जो आई लिखा गया है प्री फैक्टर के रूप में वह भी 2x2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। अगर यह मैट्रिक्स ये 3x3 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो आप अपने से लिखेंगे वह 3x3 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब इन दोनों मैट्रिक्स पर
ए पर, और यहाँ जो प्री फैक्टर के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है, इन दोनों पर सक्सेसिवली हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सक्सेसिवली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई मैट्रिक्स ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उस कंडीशन में राइट हैंड साइड का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा गया था, तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में ए पर लगा रहे हैं, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे, तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नए मैट्रिक्स में, जिसे हम डिनोट करेंगे ए इनवर्स से। तो हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और यही इस दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल यहाँ लिखा, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए इक्वल्स आई ए, आफ्टर दैट वी अप्लाई root transformation successively till a of left hand side and I on right hand side. Same elementary row operation on left hand side on a and right hand side on prefactor I. और ये तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड का a आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उस कंडीशन में जो i है, a तो रेड्यूस हो गया i में, तो i किस में रेड्यूस होगा, a इनवर्स में। अब इस पर प्रॉब्लम और इसके फिर से चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।